नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। आज जो कहानी मैं आप सबको सुनाने वाला हूं वो बहुत ही रहस्यमयी है, जिसे सुनकर आप इस सोच में पड़ जाएंगे कि इस कहानी पर यकीन करें या न करें। अगर यकीन करें तो कितना करें, और अगर यकीन न करें तो किस बात पर यकीन न करें। कुल मिलाकर बहुत ही उलझाने वाली है और एक ऐसा बॉर्डर लाइन केस है जो हर किसी को सोचने पर मजबूर करेगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। ये वाकया है पीलीभीत का, और बिल्कुल कल का वाकया है, गुजरे कल का। यानी आज जब मैं ये कहानी रिकॉर्ड कर रहा हूं 1 दिसंबर को, तो ये घटना जो है वो 30 नवंबर की है। पीलीभीत में एक पुलिस स्टेशन है दियोरिया, और दियोरिया पुलिस स्टेशन में एक गांव है रंभोजा। तो इस रंभोजा गांव में कल सुबह जो है एक बड़ी घटना हुआ यूं कि इस गांव में एक परिवार में जो है एकाएक 3 लोग मरे हुए पाए गए। पूरे परिवार में चीख पुकार मच गई, लोग रोने लगे। आस पड़ोस के लोग दौड़े दौड़े आए, और जब वो पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बालक राम नाम का एक शख्स, जो इस परिवार का मुखिया था, जिसकी उम्र तकरीबन 45-46 साल होगी, वो जो है अपने कमरे में फंदे पे लटक रहा था। और उसी कमरे में उनके 2 बच्चे, 15 साल की एक बेटी शालिनी और 11 साल का एक बेटा निहाल, इन दोनों की भी लाशें पड़ी थी। और दोनों की लाशें जो है वो बिस्तर पर थी, और ये जो बालक राम नाम का आदमी था ये फंदे से लटक रहा था, जिसे देखकर लग रहा था कि इसने शायद फांसी लगाकर खुदकुशी की है। तो पहली नज़र में इस पूरे सीन ऑफ क्राइम को देखकर यह लग रहा था कि शायद बालक राम ने अपने दोनों बच्चों की गला घोंटकर हत्या की, और फिर उसने खुद ही फंदा लगाकर अपनी जान दे दी। तो ये मंजर जब पुलिस ने देखा, पुलिस को जब खबर हुई, पुलिस मौके पर पहुंची, तो पुलिस ने भी पहले यही एज्यूम किया, और पुलिस ने फिर तीनों लाशों को बरामद कर अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। और जैसा कि पुलिस को अंदाजा था, इस मामले में पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ठीक वैसे ही आई। फॉरेंसिक मेडिसिन के एक्सपर्ट्स ने, यानी पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर्स ने यह बताया कि दोनों बच्चों की हत्या जो है वो गला घोंट कर की गई है, स्ट्रैंगुलेशन से। और बालक राम की मौत जो है वो हैंगिंग की वजह से हुई है, जिसमें लिगेचर मार्क गले पर साफ दिखाई दे रहे हैं कि वो फंदे से लटक कर वो मरा है। और किसी ने उसको मारा हो, इस तरह का कोई एविडेंस जो है पहली नज़र में पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों को अभी तक नहीं दिखा है। चूंकि ये बिल्कुल कल की ही बात है, हो सकता है कि अभी पोस्टमार्टम की जब डिटेल रिपोर्ट आए तो कुछ और नई जानकारियां सामने आए, लेकिन इनिशियल रिपोर्ट में यही बातें डॉक्टर्स ने पुलिस को बताई। लेकिन ये तो रही पोस्टमार्टम की बात। पुलिस जब मौका वारदात पर पहुंची और छानबीन कर रही थी, तो पुलिस ने बालक राम के कपड़ों की तलाशी ली। चूंकि सीन ऑफ क्राइम को देखकर ये मामला सुसाइड का तो लग ही रहा था, तो पुलिस को लगा कि शायद कोई सुसाइड नोट या ऐसी कोई चीज़ घर से मिले। तो कमरे की भी तलाशी ली और बालक राम के कपड़ों की भी तलाशी ली। उसकी पैंट की जेब से पुलिस को 4 पन्नों का एक सुसाइड नोट मिला, और ये सुसाइड नोट जो है बालक राम ने ही लिखा था, ऐसा उस सुसाइड नोट में लिखा हुआ था या बताया गया था। लेकिन बालक राम ने लिखा था या नहीं, ये अभी क्लियर नहीं है। लेकिन जब आप सुसाइड नोट में लिखी हुई बातों को सुनेंगे तो आपको बहुत हैरानी होगी, क्योंकि ये सुसाइड नोट जो है वो कोई मामूली सुसाइड नोट नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा सुसाइड नोट है जो लिखा तो बेशक बालक राम ने था, लेकिन लिखवाने वाला या लिखवाने वाली एक आत्मा थी। ये बात सुनने में बहुत अजीब लगती है, लेकिन सुसाइड नोट का जो मजमून है, जो कंटेंट है, वो कुछ ऐसा ही है। वो मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ। ये सुसाइड नोट की जो भाषा थी, उस भाषा को पढ़कर ये लग रहा था कि ये किसी महिला ने इस सुसाइड नोट को डिक्टेट करके बालक राम से लिखवाया है। क्योंकि इस सुसाइड नोट में ये लिखा हुआ था कि मैं ये सुसाइड नोट बालक राम से लिखवा रही हूँ, मैं अब इस दुनिया में नहीं हूँ, शरीर में नहीं हूँ, लेकिन यहाँ पर मेरी मौजूदगी है। और बालक राम जब ये सुसाइड नोट लिख रहा है तो उसे इस बात का बिल्कुल होश नहीं है कि वो क्या कर रहा है, क्योंकि वो पूरी तरह से मेरे कब्जे में है। और इस सुसाइड नोट को लिखने के साथ ही मैं ये बताना भी चाहती हूँ कि जब तक ये सुसाइड नोट आप सबको मिलेगा, तब तक इस घर में बालक राम की और बाकी 2 बच्चों की मौत हो चुकी होगी, और मेरा बदला पूरा हो चुका होगा। असल में ये तीनों मौत जो है वो मेरे
बदले की वजह से हो रही है, ये बदला मैं ले रही हूं। उसने अपना नाम तो नहीं लिखा था, यानी उस महिला ने अपने बारे में क्लियरली तो कुछ नहीं बताया था, लेकिन उसने ये ज़रूर कहा था कि बालक राम उसके कब्ज़े में है, और महिला की भाषा से ये लग रहा था कि शायद ये कोई ऐसी आत्मा है जो किसी महिला की है। अब उस सुसाइड नोट में उसी महिला ने बालक राम से यह भी लिखवाया था कि ये जो बच्ची है शालिनी, जिसकी मौत हुई है, वो बच्ची एक रोज़ उसने इस महिला के साथ कोई बदसलूकी की थी, जिसके बाद से वो इस बच्ची से भी काफ़ी नाराज़ थी। सुसाइड नोट लिखवाने वाली जो भी अदृश्य आत्मा या महिला की आत्मा है, उसने ये लिखा था कि एक रोज़ शालिनी की माँ मेरे पास आकर बैठी हुई थी और हम लोग बातें कर रहे थे, तभी ये लड़की आई और अपनी माँ को अपने साथ घर ले जाने की ज़िद करने लगी। मैंने इस लड़की को मना किया, तब ये लड़की, इसने मेरी बात नहीं मानी और इसने ज़िद करके आखिरकार अपनी माँ को अपने साथ लेकर चली गई। उस दिन की घटना के बाद से मैं इस लड़की से काफ़ी नाराज़ हूँ और इसी वजह से इस लड़की की भी जान ले रही हूँ। मैंने इस पूरे परिवार को तकरीबन तबाह कर दिया है। इनका पुश्तैनी मकान जो है वो बिक चुका है, लेकिन मैं अभी भी उसी पुश्तैनी मकान में रहती हूँ। और अब इस सुसाइड के बाद मैं ये बताना चाहती हूँ कि चूंकि ये सुसाइड नोट एक आत्मा की ओर से लिखवाई जा रही है, तो इसीलिए कानून चाहे लाख जोर लगा ले, आपको इस मामले में कोई सबूत नहीं मिलने वाला है। इसीलिए इस मामले की ज़्यादा तफ्तीश करने और कानूनी तौर पर जोर लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, मैं एक बात और ये कहना चाहती हूँ कि अब इस परिवार में जो बाकी बचे लोग हैं, उनको कोई परेशान न करे, क्योंकि अगर कोई इस परिवार को इसके बाद परेशान करता है तो फिर उन्हें मैं परेशान करूंगी। ये टोटल कंटेंट जो है इस सुसाइड नोट का था, और ये अपने आप में एक बड़ी अजीब बात थी। एक आदमी जो फंदे से लटक रहा था, उसी के तरफ से ये सुसाइड नोट लिखा गया था, ऐसा लग रहा था, क्योंकि सुसाइड नोट उसकी जेब में मिला भी था। लेकिन सुसाइड नोट उस बंदे ने, अगर इस सुसाइड नोट को पढ़े तो खुद नहीं लिखा था, बल्कि किसी महिला ने उससे ये सुसाइड नोट लिखवाया था। और ये महिला भी जिंदा नहीं थी, वो महिला मर चुकी थी, क्योंकि उस सुसाइड नोट में का जो हेडिंग था, उसी में ये लिखा हुआ था कि आत्मा का सत्य वचन, यानी किसी मृतात्मा ने ये सुसाइड नोट बालक राम से लिखवाया था। अब जब पुलिस को ये सुसाइड नोट मिला तो पुलिस भी हैरान हुई, क्योंकि खुदकुशी के ऐसे बहुत सारे मामले आते हैं, लेकिन किसी मामले में आत्मा जो है 2-3 लोगों की हत्या कर दे और ये बताए कि ये सब मैंने किया कराया है, तो इस तरह के मामले एक्सेप्शनल होते हैं, आमतौर पर देखने को नहीं मिलते। तो पुलिस ने ये सुसाइड नोट बरामद किया, लेकिन पुलिस ने किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले अभी इस मामले की थॉरोली, इस मामले का इन्वेस्टिगेशन करने का फैसला किया, और पुलिस ने तय किया है कि वो कोई जल्दबाजी नहीं करेगी। डिटेल इन्वेस्टिगेशन करके तब इस मामले में किसी नतीजे पर पहुंचेगी कि आखिर इसके पीछे की कहानी क्या है, खेल क्या है। जाहिर है पुलिस आत्मा मृतात्मा की जो थ्योरी है उस पर तो यकीन करेगी नहीं। पुलिस को ये पता करना होगा कि इस सुसाइड नोट के पीछे कौन है। क्या इन लोगों ने खुद ही अपनी जान दी है? क्या वो किसी दिमागी बीमारी का शिकार थे, या फिर किसी ने वाकई उनकी हत्या की और उन पर इतना मेंटली इन्फ्लुएंस उनको किया कि वो सुसाइड नोट अपनी जेब में रखकर उसने जान दे दी। अगर ऐसा है तो वो शख्स कौन है, इसके बारे में पुलिस पता लगाएगी। तो कुल मिलाकर पुलिस ने अभी तफ्तीश में सारे ऑप्शंस खोल कर रखे हैं। लेकिन इसी बीच कुछ और बातें जो छानबीन के दौरान पता चली है, मैं आपको वो भी बताना चाहता हूँ। इस परिवार के 2 बच्चों की तो मौत हो चुकी थी, जैसा मैंने आपको बताया, 15 साल की बेटी शालिनी और 11 साल का बेटा निहाल उसकी। एक और बेटा जो है इस परिवार में है, जिसकी उम्र तकरीबन 16-17 साल के आसपास की है। तो वो जो 16-17 साल का जो बेटा है, वो बेसिकली वो बालक राम का बड़ा बेटा है, और वो इस हादसे में बच गया। उसकी न तो हत्या हुई, न उसने सुसाइड किया। वो उस कमरे में भी नहीं था जब ये घटना हुई। बाद में पुलिस ने जब उससे पूछताछ की तो उसने ये बताया कि उसके पिता बालक राम और बहन शालिनी के ऊपर जो है अक्सर किसी आत्मा का साया रहा करता था। और फिर उसने एक कहानी भी सुनाई। उसने ये बताया कि उसकी जो दादी है, उस दादी ने 2 शादियां की थी। एक शादी सियाराम नाम के एक शख्स से की थी, जो उसका सौतेला दादा था। इन सियाराम की मौत जो है नदी में डूबने की वजह से कुछ साल पहले हो गई थी। तो ये तो एक वाकया या एक कहानी है। दूसरी कहानी यह है कि उसकी एक ताई भी है, यानी बालक राम की एक बड़ी बहन। वो जो है उनको कैंसर की बीमारी थी, और कैंसर की बीमारी से जूझते हुए वो भी कुछ समय पहले मारी गई थी। राजेश्वरी देवी उनका नाम था। अब
बालकराम के इस बेटे ने पुलिस को अपने दिए गए बयान में ये बताया है कि जो उसकी बहन शालिनी है जिसकी मौत हुई, उस पर राजेश्वरी देवी का साया या उसकी आत्मा अक्सर आया करती थी, जबकि जो सौतेला दादा है सियाराम, उसकी आत्मा जो है इसके पिता बालकराम के ऊपर आया करती थी। तो बाप और बेटी दोनों अदृश्य आत्माओं या मृतात्माओं के चक्कर में बहुत ज़्यादा परेशान थे। वो अक्सर अजीबोगरीब हरकतें करते थे। कुछ ऐसा करते थे कि कभी उल्टे पांव चलने लगते थे, कभी पेड़ों पे जाकर लटक जाते थे, कभी ज़ोर ज़ोर से चीखते थे, और घर वाले इस तरह की चीज़ों को देखकर घबरा जाते थे। तो किसी ने सलाह भी दिया था कि इनको जाकर जो है सत्संग में हिस्सा लेना चाहिए, थोड़ा पूजा पाठ ज़्यादा करना चाहिए ताकि मृत आत्माओं से मुक्ति मिले। तो इस तरह की बातें गाँव में होती हैं, तो इन्होंने वो सब काम भी किया था। एक संत हैं, उनके दरबार में ये अक्सर हाजिरी भी लगाया करते थे, लेकिन पिछले कुछ समय से इन्होंने वहाँ जाना बंद कर दिया था। तो ये तो बड़ा बेटा जो इस हादसे से बच गया, उसने ये बात पुलिस को बताई, और उससे पहले सुसाइड नोट में जो बातें लिखी हुई थी वो तो लिखी हुई थी ही। अब पुलिस इस मामले की तफ्तीश तो कर ही रही है, और पुलिस एक साथ कई एंगल पर जांच कर रही है। एक तो पुलिस तंत्र मंत्र के एंगल पर जांच कर रही है, पुलिस ह्यूमन सेक्रीफाइस यानी नरबली के एंगल पर भी जांच कर रही है कि किसी ने, कोई ऐसा तो नहीं है कि कोई तंत्र मंत्र के इरादे से कोई टोटका करने के लिए परिवार के 3 लोगों को धोखे से मार दिया, उनकी जान ले ली। पुलिस ये भी देख रही है कि ये कोई प्रॉपर्टी की लड़ाई तो नहीं है, किसी ऐसे परिवार वाले का ही इसमें इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है जिसको इन तीनों की मौत से कोई फ़ायदा होने वाला है। ये भी पुलिस एक्सप्लोर करके देख रही है। पुलिस हैंडराइटिंग एक्सपर्ट्स की मदद लेने की तैयारी कर रही है, जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट भी होते हैं, जिससे ये पता चल सके कि क्या ये सुसाइड नोट वाकई बालकराम ने ही अपने हाथों से लिखा है, या फिर बालकराम की जेब में ये सुसाइड नोट किसी ने रख तो नहीं दिया खुद लिखकर हत्या करने के बाद। पुलिस इन सारे पहलुओं को देख रही है, लेकिन इस पूरे सुसाइड नोट में और इस पूरे घटनाक्रम में कुछ बातें गौर करने वाली हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं। एक तो सुसाइड नोट में यह लिखना कि जो हो गया सो हो गया, अब कानून जो है इसमें कोई सबूत ढूंढने या इस मामले की तफ्तीश करने की कोशिश न करे क्योंकि कोई फायदा नहीं होगा, इसका मतलब क्या हो सकता है आप सोचिएगा। दूसरा ये कि सुसाइड नोट में यह भी लिखा हुआ है कि अब इस घटना के बाद इस परिवार को फिर कोई परेशान न करे, अगर कोई परेशान करेगा तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी या फिर मैं उसे परेशान करूंगी, ये लिखना, इसका इंडिकेशन या इसका मतलब क्या हो सकता है। तीसरा ये कि मेरा बदला पूरा हो चुका है, मैंने अपना बदला ले लिया है, लेकिन अब इस परिवार से बाकी लोग जो है दूर रहें, ये मैं बता देना चाहती हूँ। सुसाइड नोट में ये लिखा होना, इसका मतलब क्या हो सकता है। और सबसे अहम और इम्पॉर्टेंट पहलू ये कि जिस कमरे में ये तीनों मौतें हुई थी उस कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद नहीं था। आमतौर पर जब सुसाइड की ऐसी घटनाएं होती हैं या पूरी फैमिली कहीं सुसाइड करती है, मास सुसाइड करती है, तो वो अंदर से दरवाज़ा बंद ही करके रखते हैं। उसकी सिंपल सी वजह ये होती है कि लोगों को लगता है कि अगर हम जान देने जा रहे हैं तो कोई कमरे में घुस ना आए, हमें रोकने की कोशिश ना करे, क्योंकि ऑब्वियसली जो मरना चाहता है वो फिर उस मेंटल स्टेट में चला जाता है कि वो किसी भी हाल में फिर जिंदा नहीं रहना चाहता। अगर उसके मन में एक भी पल को ये ख्याल आए कि अच्छा मैं सुसाइड करूं या ना करूं, तो अगर ना करूं वाला ख्याल आएगा तो फिर वो सुसाइड नहीं करेगा। तो जब वो बिल्कुल कमिटेड होता है, उसको लगता है कि मुझे मरना ही है, तब वो इस तरह की हरकत करता है, और ऐसी सूरत में वो अक्सर अपने कमरे का दरवाज़ा बंद रखता है। लेकिन यहाँ इस मामले में कमरे का दरवाज़ा जो है वो अंदर से बंद नहीं था। ये क्या इंडिकेट करता है? मुझे ऐसा लगता है कि ये भी हो सकता है कमरे का दरवाज़ा अंदर से खुला होने का मतलब कि कोई बाहरी शख्स हो जिसने इस परिवार की जान ली हो, और उसके बाद इस पूरे सीन को जिसने प्लांट किया हो, ये दिखाने की कोशिश की हो कि ये मास सुसाइड का मामला है। लेकिन जब तक इस मामले की तफ्तीश पूरी नहीं हो जाती, डिटेल्ड पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आ जाती, सुसाइड नोट पर जो बातें लिखी हुई हैं उसके हैंडराइटिंग एक्सपर्ट से उसकी पुष्टि नहीं हो जाती कि ये वाकई बालकराम का लिखा हुआ है या नहीं, तब तक इस मामले में कंक्लूसिव तौर पर कुछ भी बताया नहीं जा सकता है। लेकिन अगर समराइज करूं इस पूरी घटना को, तो आप ये समझ सकते हैं कि तीन हत्याएं एक घर में हुई है, और इन तीनों हत्याओं का जिम्मेदार एक मृत आत्मा है। और ये अपने आप में एक बहुत ही अजीब, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कहानी है जिसके पीछे की सच्चाई पुलिस को अब ढूंढ निकालनी है। तो आज जो सवाल मैं आपसे पूछने वाला हूं, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कमेंट बॉक्स में उसका जवाब दें। वो सवाल इसी केस से रिलेटेड है। मैं आप सबसे ये जानना चाहता हूं कि आप लोग क्या ये मानते हैं कि मृत आत्मा ने
3 लोगों का कत्ल किया होगा। और अगर मानते हैं फिर तो चलिए कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप मानते हैं कि मृत आत्मा ने कत्ल नहीं किया होगा, ये सब अंधविश्वास है, झूठी बातें हैं, तो फिर ये तीनों कत्ल या तीनों मौतें कैसे हुई होंगी, इसके पीछे की कहानी क्या है? आप क्या गेस करते हैं? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। अच्छा, मैं आपसे एक वादा और करना चाहूँगा, वो ये कि जब इस मामले का इन्वेस्टिगेशन पूरा हो जाएगा, आज नहीं तो कल, 1 हफ्ते बाद, या चाहे महीने भर बाद या 6 महीने बाद, मैं आप सबको इसकी सच्चाई ज़रूर बताऊंगा। आमतौर पर हर केस का फॉलोअप तो मैं नहीं कर सकता, आप समझते हैं, क्योंकि नई नई कहानियाँ आती रहती हैं और एक ही कहानी के बहुत सारे फॉलोअप्स अगर करते रहेंगे तो शायद आप लोगों का भी इंटरेस्ट कम हो जाए। लेकिन इस केस में चूंकि ये कॉम्प्लिकेटेड केस है और मैं आपसे खुद ही सवाल पूछ रहा हूँ कि इस केस के पीछे की वजह क्या हो सकती है, आपसे चाह रहा हूँ कि आप अपना इंटेलिजेंसिया यूज़ करते हुए ये बताएं कि इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है। तो मैं इसीलिए आपको जब इसकी ओरिजिनल फाइंडिंग पुलिस इन्वेस्टिगेशन की आएगी तो मैं आपको वो भी किसी रोज़ बताऊंगा ज़रूर, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। अब जो सवाल मैंने कल आपसे पूछा था उसका जवाब देने की बारी है। कल हमने ये पूछा था कि बाइबल के मुताबिक इस दुनिया का सबसे पहला कातिल कौन है, तो उसका जवाब बहुत सारे लोगों ने सही दिया है। और जो जवाब है वो है केन। केन नाम का एक कैरेक्टर है जिसे एडम और ईव यानी आदम और हव्वा का बेटा माना जाता है, बेटा कहते हैं, और इसी केन पर अपने भाई आबेल के कत्ल का इल्ज़ाम है। ये बताते हैं कि केन और आबेल उस समय में खेती करते थे और खेती के दौरान ये भगवान को या गॉड को इन्होंने जो है अपने खेती का कुछ हिस्सा जो है इन्होंने समर्पित किया था, उत्सर्ग किया था या चढ़ावा दिया था, ऐसा आप मानिए। लेकिन केन का चढ़ावा जो है समहाउ ऊपर वाले को अच्छा नहीं लगा, पसंद नहीं आया, और ऊपर वाले ने आबेल का जो चढ़ावा है उसे स्वीकार कर लिया। और इसके बाद केन जो है वो जेलस फील करने लगा, उसे लगने लगा कि गॉड जो है उन्होंने मेरा चढ़ावा नहीं लिया, आबेल का चढ़ावा कबूल कर लिया, तो गॉड का तो कुछ बिगाड़ नहीं सकता था, भाई आबेल का बिगाड़ सकता था, तो उसने अपने ही भाई आबेल की हत्या कर दी थी। ये जो है उस कहानी का लब्बो-लुआब या क्रक्स है जो बाइबल में है। और इस बाइबल के मुताबिक या अब्राहमिक रिलीजन जो है, चाहे वो बाइबल हो या फिर इस्लाम हो, उसमें इस्लाम में भी इन किरदारों का जिक्र है, हो सकता है नाम कुछ और हो, लेकिन उसमें भी केन को जो है इस दुनिया के पहले कातिल के तौर पर बताया गया है। तो बहुत सारे लोगों ने सही जवाब दिया है। और इसके अलावा बाकी बहुत सारे लोगों ने इस पहेली के अलावा वीडियो को लेकर भी कमेंट किया है, लेकिन जिन्होंने सबसे पहले सही जवाब दिया है उनका नाम जो है वो मैं लेना चाहता हूं, और वो विशाखापट्टनम से हैं हमारे दर्शक, जिनका नाम है श्रीनिवास राव, VVS राव। तो इन्होंने ही वो आंसर दिया है और सबसे पहला कमेंट भी इन्हीं का है और इन्होंने ही सबसे पहले वो आंसर भी दिया है। तो खैर आज की कहानी का ये सिलसिला तो खैर यहीं तक, सवाल जवाब का सिलसिला भी यहीं तक। अब जल्दी से आप में से कुछ दर्शकों के नाम पढ़ता हूं जो रेगुलर हमें कमेंट करते हैं। एक हमारे मित्र हैं गुप्ता जी, जिन्होंने कमेंट किया है, मतलब क्राइम तक फैमिली के मेंबर हैं, और वो ये शिकायत कर रहे थे कि मैंने उनका नाम नहीं लिया बहुत दिनों से, या शायद कभी भी नहीं लिया। तो और उनकी एनिवर्सरी भी है, हाँ, मनोज गुप्ता, इन्होंने लिखा है कि सर हमारा नाम नहीं लीजिएगा क्या, आज हमारी एनिवर्सरी है, कल आपको लिख कर भेजा था, फिर भी आपने नाम नहीं लिया। तो ये मनोज गुप्ता जी हैं, इनकी धर्मपत्नी है नीलम और इनका एक छोटा और प्यारा सा बेटा है मनदीप गुप्ता। तो मैं इन तीनों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। मैरिज एनिवर्सरी है गुप्ता जी आपकी, तो ये तो अपने आप में बहुत खुशी की बात है। और अभी आपके इस कुनबे में, फैमिली में एक नन्हा मेहमान भी है, तो वो तो आप दोनों के बीच की कड़ी है। तो आप तीनों को बहुत बहुत बधाई और बहुत शुभकामनाएं। और मैं मतलब बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप इतना राइटफुली, इतने अधिकार के साथ जब जिद करके ये लिखते हैं ना कि नाम लेना पड़ेगा या क्यों नहीं ले रहे हैं, तो मुझे वो बहुत बढ़िया लगता है, क्योंकि मैं उस मोहब्बत की जो गर्माहट है ना उसको मैं फील कर सकता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। शंकर लाल विश्नोई जी भी हैं, इन्होंने भी कमेंट किया है। बाकी कुछ एक ऐसे आईडीज़ हैं जिनमें नाम क्लियरली डिस्प्ले नहीं हो रहा है, तो मैंने वो छोड़ दिया, स्किप कर दिया, नहीं पढ़ रहा हूँ। रुचिका क्लेमेंट, इन्होंने भी जवाब दिया है और केन का नाम लिखा है पहले कातिल के तौर पर। विनम्र बाबू, इन्होंने शिकायत की है कि उनका नाम नहीं लेता हूँ, इन्होंने
नाम ले लो भैया, इस तरह से संबोधित किया है। थैंक यू वेरी मच विनम्र बाबू। आपका एग्जैक्ट नाम क्या है? क्या वाकई विनम्र बाबू ही नाम है या इस नाम से आईडी है? प्लीज़ ये ज़रूर बताइएगा। रोहन ने कमेंट किया है, दीप दासगुप्ता नहीं दीपा गुप्ता, माफ़ कीजिएगा, दीपा गुप्ता ने कमेंट किया है। इन्होंने पूछा है कि शेयर मार्केट में लोग अंधाधुंध तरीके से पैसे क्यों लगाते हैं जब उनको पता नहीं होता है। तो वाकई ये सोचने वाली बात है। मैंने किसी बड़े ट्रेडर से ये बात सुनी थी। उन्होंने ये कहा था कि अगर कोई एक चाय की दुकान की भी शुरुआत करता है और कहीं 10-20 हज़ार रुपये भी इन्वेस्ट करता है तो उससे पहले वो बहुत स्टडी करता है कि कौन सी नुक्कड़ पर चाय की दुकान लगाऊं, वहाँ फुटफॉल क्या होगा, ट्रैफिक होगी या नहीं, पास में कोई स्कूल कॉलेज या ऑफिस है या नहीं। तो आदमी बहुत सारी चीज़ों को इवेल्युएट करने के बाद तब 10-20 हज़ार रुपये से किसी एक चाय की दुकान की शुरुआत करता है, बल्कि 20 हज़ार भी नहीं और छोटे अमाउंट से 10 हज़ार से चाय की दुकान की शुरुआत करता है। लेकिन ये बड़ी विडंबना है कि शेयर मार्केट में लोग लाखों रुपए लगा देते हैं और लाखों रुपए लगाने से पहले उसको लेकर कोई इवैल्यूएशन, कोई स्टडी नहीं करते, जिसकी वजह से लोगों को बहुत नुकसान होता है। तो ये एक आई ओपनिंग इंसिडेंट है जिसके बारे में हमने कल वाली वीडियो में आप सबको बताया था। प्लीज़ अगर आप में से किसी ने वो वीडियो मिस कर लिया तो ज़रूर देखिएगा। मुकेश वर्मा जी का भी कमेंट है, गुरदीप टांडा के नाम से कमेंट है, गुरदीप टांडा। टांडा तो मेरे ख्याल से लुधियाना के पास एक जगह है, गुरदीप जी का ताल्लुक शायद वहाँ से हो सकता है, ऐसा मैं गेस कर रहा हूँ। और गुलाम रब्बानी, इन्होंने भी कमेंट किया है, गुलाम रब्बानी साहब। माधव वाघ जी लगातार कमेंट करते हैं। शेख साहिल का भी कमेंट है, सर एज अ इस्लाम प्रॉफिट एडम सन किल हिज ब्रदर नेम काबिल किल हाबिल। खैर इन्होंने कुछ बताया है इसी के बारे में, पहले कातिल के बारे में। तो केन ही ऑब्वियसली जो रिलीजियस बुक है उसके मुताबिक केन ही है, उसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। नितिन जैन है, इन्होंने कमेंट किया है। अरविंद शर्मा, एस के मन्नान, रिजू वाला, इनको भी इन्होंने कमेंट किया है। और फरहीन मुकेश वर्मा जी, परूप श्रेष्ठा जी, इंटेलिजेंटली क्वेश्चन 1892, इन्होंने भी कमेंट किया है और बहुत पॉजिटिव और हौसला अफजाई वाली बात इन्होंने कही है। इन्होंने ये लिखा है कि सर प्लीज़ टेल द एग्जैक्ट टाइम और टाइमिंग व्हेन आई कैन कम ऑनलाइन टू सी योर वीडियो एवरी डे। देखिए मेरा जो वीडियो है वो हर रोज़ दोपहर को 1 बजे अपलोड हो जाता है। तो आप मतलब हफ्ते के 5 दिन, सोमवार से लेकर शुक्रवार तक, शनिवार और रविवार आपकी इजाज़त से मैं छुट्टी लेता हूँ, उस दिन मेरा वीकली ऑफ होता है। बाकी कई बार शनिवार को ऑफिस आना भी पड़ता है क्योंकि इसके अलावा मैं जो हमारा आज तक का प्रोग्राम है वारदात, उसके प्रोडक्शन का काम करता हूँ। तो कई बार वारदात के बुलेटिन के लिए मुझे आना भी पड़ता है। लेकिन 5 दिनों का वर्किंग है हमारा और उस हिसाब से 5 दिन में हाजिर रहता हूँ। तो बस आज के लिए इतना ही। फ़िलहाल आप सभी से मैं इजाज़त लेना चाहूँगा। बहुत सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल रखिए और मैं फिर हाजिर होऊंगा किसी नई कहानी, किसी नए वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।